Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएमएस स्टडी सर्कल में। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग कल पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने कल देखा कि एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग क्या ले रहे थे, जिंक ग्रैनुअल्स को डाल रहे थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो क्या हो रहा था, वहां पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे थे। तो ये एक एग्जांपल था इवोल्यूशन ऑफ गैस का। लेकिन आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि प्रिसिपिटेट क्या है। तो ए प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। प्रिसिपिटेट क्या है? एक सॉलिड प्रोडक्ट है व्हिच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके घर में कभी दूध रखने पे फट गया होगा। कभी कभी दूध रात में आप रखे हो, सुबह आपने उठा और आपने देखा कि दूध फट गया। तो दूध फटता है तो उसका जो छेना है वो अलग हो जाता है ना, उसका जो वाटर वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है, उसका जो छेना वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो वो जो छेना है वो क्या है? एक तरीके से प्रिसिपिटेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने सॉल्यूशन से एक इनसॉल्युबल सॉलिड, ये एक तरीके का क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। आप वन वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट, आप बोलना इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, आगे बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे दोनों का एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा यहाँ पे? व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। आगे बात करें तो अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर। कलर में बदलाव होगा, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान से देखेंगे। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, C6H8O7 एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। तो आगे अगर हम बात करें तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि जब पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट में साइट्रिक एसिड डाला जाता है तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो पर्पल कलर से चेंज होकर के क्या हो जाता है? कलरलेस। इस तरीके का चेंज इन कलर वाला बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। फिलहाल यहां पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। आगे बढ़े तो अगला है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन, या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए या तो लिक्विड से गैस हो जाए। इस तरीके से अगर हो तो कहेंगे कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुआ। कैंडल वैक्स जो है उसका अगर कंबशन होता है, ये चीज याद रखिएगा, एवरी कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दुनिया की जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ना। तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है कैंडल वैक्स का, और वो चेंज हो रहा है सॉलिड से किस में? तो लिक्विड एंड गैस में। ओके, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड एंड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग विथ वाटर। कैंडल वैक्स जो है पिघलता है, पहले वाटर बनता है, फिर वहां से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कैंडल वैक्स का जो पिघलना है वो एक तरीके से फिजिकल चेंज भी है और एक तरीके से केमिकल चेंज भी है। ओके, तो क्योंकि जब वैक्स पिघलता है तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है, लेकिन पिघला हुआ वैक्स जब जलता है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, तब जा करके वो क्या होता है? एक तरीके का केमिकल चेंज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है? तो चेंज इन टेम्परेचर। जब तापमान में बदलाव हो तो टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा? या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। ओके, हम लोग लेते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में
वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा स्लेक्ड लाइम बनता है। और इसको जिस कंटेनर में भी डालते हैं, क्विक लाइम को वाटर में किसी न किसी कंटेनर में ही डालते हैं, तो क्या होता है, वो कंटेनर पूरा गर्म हो जाता है, मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। यहां पे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन जो होता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां भी हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया गया है, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं तो केमिकल इक्वेशन, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। यहां तक आप लोग अब अच्छे से देख पा रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो समझिएगा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है केमिकल इक्वेशन। कैसे, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बताइए आप, मैंने आपको पहले बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस, एरो दे करके क्या लिखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए इतना लंबा कौन लिखेगा, वही कार्बन की जगह कार्बन का अगर सिंबल लिख दे C, और प्लस ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का सिंबल लिखे O2 और एरो दे करके लिखे CO2, तो कितना शॉर्ट हो गया ना, कितना शॉर्ट हो गया ना। तो वही चीज है, यही होता है केमिकल इक्वेशन, ये होता है केमिकल इक्वेशन। आप आसमानी रंग में ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों केमिकल इक्वेशन है एक तरीके का। अच्छा, ये वाला क्या, ऊपर वाला जो हमने पूरा पूरा लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ये क्या है, ये है वर्ड इक्वेशन। और ये हाइड्रोजन का सिंबल यूज किए H2, ऑक्सीजन का सिंबल यूज किए 2O2, और यहां क्या बना H2O। लेकिन यहां पे ये चीज क्या है, आप देखें तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जैसे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। खैर, ये मैं आगे बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब कि कितने टाइप का होता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या है केमिकल इक्वेशन के बारे में। वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे, मतलब कॉन्साइज मतलब सूक्ष्म और इंफॉर्मेटिव मतलब सूचनात्मक, मतलब कि कम दूर में ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें दिख रहा है ना, यही है केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सीधा एक लाइन में याद रखना, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो बोलना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया गया। आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड इक्वेशन है, वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, यहाँ पे सिंबल्स हमने यूज किया, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। और यहाँ पे हमने सबका स्टेट लिख दिया SG, मतलब कि S मतलब सॉलिड था कार्बन, गैस था ऑक्सीजन, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में कवर करूँगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब कि एक केमिकल इक्वेशन को देख करके हमको अधिक से अधिक चीज़ों का पता चल जाए, ऐसा कुछ करना है कि अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन हमें मिले एक केमिकल इक्वेशन को देख के। तो सबसे पहला स्टेप, इंडिकेट फिजिकल स्टेट। कोई भी एलिमेंट आप लिखे या कोई भी आप कंपाउंड लिखे, उसके ब्रैकेट में आप उसका फिजिकल स्टेट लिख दे। सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, गैसेस स्टेट है तो G, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में है तो AQ। ओके, यहां पे एक्वस सॉल्यूशन क्या है लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ठीक है, जो सॉल्यूशन वाटर में बने उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आगे बात करें, इंडिकेट हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, हीट चेंज अगर हो रहा है किसी रिएक्शन के दौरान तो उस चीज को आपको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे वो चीज देखते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिकेट हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, इसमें हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो प्लस हीट लिखते हैं या प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं। किस तरफ, तो ऑन द प्रोडक्ट साइड। आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, यहाँ पे मीथेन गैस है, ये जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अब प्लस हीट प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस हीट हमने किस साइड लिखा, प्लस हीट हमने लिखा प्रोडक्ट साइड में, हमने प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट
लिखा। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक परफेक्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो जिस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देना पड़े या जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये कैसे इंडिकेट होता है, तो प्लस हीट लिखते हैं किधर, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि हीट देना पड़ता है इसलिए रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो वेरी हाई टेम्परेचर पे दोनों रिएक्ट करते हैं, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, जी मतलब गैस, ऑक्सीजन गैस, यहाँ प्लस हीट मतलब कि दूसरा वाला कंडीशन, इंडिकेट हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। प्लस हीट मतलब कि हीट देना है, मतलब कि एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट दिखे मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बढ़े तो बना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो क्यों, एक ऑक्सीजन तो मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा कंडीशन क्या है, तो इंडिकेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या क्या कंडीशन होते हैं, कोई रिएक्शन को होने के लिए कोई खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कब रिएक्ट कर रहे थे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, खास प्रेशर की ज़रूरत होती है, और कभी कभी किसी रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है तो 300 ATM मतलब कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्ट कर रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है। और ये ZnO प्लस CrO3 क्या है, ठीक है, यहाँ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है ये क्या है, तो ये एक तरीके का कैटलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को चुना कि यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है। ओके, ठीक है, तो मिथेनॉल बन रहा है CH3OH, ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, यहाँ पे सबका स्टेट है, देखिए एकदम इंफॉर्मेटिव बन रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट सारा चीज़ें मेंशन है ना, तो यही कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या हम लोगों ने देखा कि फिजिकल स्टेट, दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि क्या इंडिकेट करना है हीट चेंज, और तीसरा कंडीशन क्या है, इंडिकेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रिएक्शन, अगर हो तो। आगे बात करें तो कैटलिस्ट क्या है, मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक इसको बोलते हैं कैटलिस्ट को। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ाता है या घटाता है। ज़्यादातर केसेस में स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, मतलब कि ऐसा करता है कि केमिकल रिएक्शन हो जल्दी से और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, ये जो कैटलिस्ट है ये खुद कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ये खुद कंज्यूम नहीं होता, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये एज इट इज़ रहता है, ये बस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। आगे बात करें तो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दिया है। दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसके बीच में रिएक्शन हो रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ट्राई क्यों, 3 ऑक्सीजन तो ट्राई, 2 ऑक्सीजन तो डाई, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। कब, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यहाँ देखो ना, PT और सॉलिड स्टेट में लिखा है, मतलब कि प्लैटिनम कैटलिस्ट में। यहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट क्या है, इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये प्लैटिनम कैटलिस्ट क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव कैटलिस्ट है। ये क्या होता है, तो रिटार्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को घटाता है। यहाँ पे देखिए H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, H2O2 जो होता है ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H2O और प्लस O2 यहाँ पर ये क्या हो रहा है, H2H2O और प्लस O2 में ब्रेकडाउन हो रहा है इसका। तो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है यहाँ, ये क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है मतलब कि केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा रहा है, कम कर रहा है।
तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये क्या है, निगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। इसके जगह पे हम लोग ग्लिसरीन भी यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे उस चीज को मैंने मेंशन नहीं किया है। या तो आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करो या तो आप ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को करवाने के लिए, जिसके बारे में आपको आगे के क्लासेस में डिटेल में पढ़ना है। खैर अभी के लिए इतना ही काफी है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन के टाइप के बारे में देखेंगे। केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड वन बाय वन। पहले बैलेंस्ड के बारे में देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसमें नंबर ऑफ एटम सारे एलिमेंट का इक्वल होता है दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड में भी, बोथ साइड का मतलब है रिएक्टेंट साइड में भी जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, 2MgO बनेगा। कैसे, तो यहाँ पे ये देखिए तो ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ मैग्नीशियम में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस है, इस तरफ भी मैग्नीशियम 2, इस तरफ भी मैग्नीशियम 2, इस तरफ भी ऑक्सीजन 2, इस तरफ भी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे कितना सोडियम है, 4 सोडियम है। यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4 सोडियम। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन। तो देखिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। अब हम लोगों को देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हमने बात किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, तो हम लोगों को तो ये भी देखना होगा ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा, किसने दिया था, एंटोनी लेवॉइजियर ने। कब दिया था, 1789 में दिया था। ये क्या कहता है हमसे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हमने जो कहा वो सही है। आप देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, इसको हमने गर्म किया तो कार्बन को जलाया, बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ, CO2 गैस बना। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 44 ग्राम बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमने यहाँ लिखा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम 44 ग्राम। तो 44 ग्राम था रिएक्टेंट का और क्या बना हमारा प्रोडक्ट, कितना बना, प्रोडक्ट बना 44 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 44 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसलिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया, बहुत ही इजीली। तो कितना आसान है ना ये टॉपिक। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों तरफ अनबैलेंस्ड का मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल होंगे। ये ओबे नहीं करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इस केस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये बराबर नहीं होते हैं। तो इसी को तो बराबर करना है, जिसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो पिछले पेज में आपने देखा भी होगा, एरो देके मैंने लिखा था हाउ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन इज डन। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि कैसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे सोडियम है, इधर ऑक्सीजन है O2। वही सारे एग्जांपल्स मैंने उठाए हैं। Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड का ये एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे सोडियम 2 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, अनबैलेंस्ड। इधर देखो आप हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, मतलब कि ये भी क्या हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि इसमें ना ही टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के और ना ही ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को।
ओके, आगे देखते हैं, ये है अमोनिया। ये कैसे ये स्प्लिट होगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो N2 प्लस O2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, मतलब टोटली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस चीज़ को करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।